फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोहन सिंह सरमदेव। देखिए, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ाऊँ और आज वो दिन आ चुका है। तो प्रभु की कृपा से, माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मैं आप सभी के सामने हूँ। देखिए, इस चैनल के थ्रू हम लोग क्लास 6 से 10th की जो SST है उसको अपन कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं, NCERT। और इसके साथ कुछ समय बाद हम लोग 11th और 12th की जो NCERT है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से अपन शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है वो हिस्ट्री का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्टली अपन जानेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में, जो कि मैं आपको भी डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद इस ओवरव्यू के बाद अपन एक आज टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें पूरा समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नेम जो आपके सामने क्लियर है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, रिवॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहली बात, रिवॉल्यूशन होता है कोई भी बहुत बड़ा चेंज, है ना। ये चेंज हमारी थॉट में हो सकता है, हमारी सोसाइटी में हो सकता है, और किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। रिवॉल्यूशन मीन्स कोई बड़ा चेंज, है ना। रही बात, ये चेंज कहाँ आया था? फ्रांस में आया था। तो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था जिसको हमें आज पढ़ना पड़ रहा है, या फिर ऐसी क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी, उनको अपन आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो ले चलते हैं आपको ओवरव्यू की तरफ, फिर उसके बाद अपन वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले जिसकी शुरुआत होती है वो होती है फर्स्ट अटैक ऑन बेस्टिल, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, बेस्टिल एक प्लेस है, दरअसल ये क्या है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट बेस्टिल के ऊपर क्या कर देते हैं, लोग अटैक कर देते हैं, है ना। बेस्टिल पर लोग अटैक कर देते हैं। क्या क्या चीज़ें हुई थी वो अपन डिस्कस करेंगे। हम रीजंस पढ़ेंगे, रीजंस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसका नेचर कैसा था, वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि इस रेवोल्यूशन के थ्रू कैसे मोनार्की एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती क्या है ना। इसकी सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है रिपब्लिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये रिपब्लिक होता क्या है। वन बाय वन अपन हर एक वर्ड को देखते चलेंगे। रिपब्लिक में अपन देखेंगे रेन ऑफ टेरर के बारे में, है ना। रेन ऑफ टेरर जैसे कि बहुत फेमस इवेंट है, और आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट थी फ्रांस में, किस समय के बीच में थी ये अपन डिस्कस करेंगे। इसको रेन ऑफ टेरर क्यों बोला जाता है, इसके पीछे जो तमाम रीजंस है वो भी अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद रेन ऑफ टेरर के बाद जो है ना, नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है डायरेक्टरी। मीन्स डायरेक्टरी फ्रांस को रूल करती है, और ये डायरेक्टरी का सिस्टम क्या था, इसमें मेंबर कितने थे, इसको अपॉइंट किसने किया था, और इसका रिजल्ट क्या है ना। डायरेक्टरी के बाद फिर क्या आता है, कॉन्सुलेट। मीन्स अब धीरे धीरे यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के तौर पर यहाँ पर राइज होता है, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ यहाँ पर अपन इस चैप्टर के अंदर एक एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल फैक्ट है यहाँ पर विमेन के रोल को लेके, कि विमेन का रोल कैसा था। जैसे कि पूरी दुनिया में विमेन का रोल आपने जहाँ भी देखा हो, लगभग हर कंट्री के अंदर अगर इस तरह का कोई रिवोल्यूशन हुआ है, जैसे हमारे इंडिया में भी हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या था, काफ़ी एक्टिव था। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इनके रोल के साथ साथ अपन देखेंगे इनकी सिचुएशंस के बारे में, कि विमेन की सिचुएशन कैसी थी। तो वो डिफरेंट गवर्नमेंट में अपन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट अपन रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में विमेन की सिचुएशन देखते हैं, और उसके बाद फिर अपन जो नेशनल कन्वेंशन होता है, रेन ऑफ टेरर होता है, उसके टाइम पर अपन महिलाओं की या फिर विमेन की सिचुएशन देखेंगे। क्लियर। उसके बाद फिर अपन इसमें डिस्कस करेंगे अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ये स्लेवरी क्या था, इसको अपन डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर आता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, उसको अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसके एबोलिशमेंट को लेकर बात करेंगे अपन, कि ये इसको कब एबोलिश किया गया था और इसकी बात कब से शुरू हुई थी एबोलिशन की। एबोलिश किया गया तो फिर इसको रीइंट्रोड्यूस किया, किसने किया, डिस्कस करेंगे फर्दर। और फाइनली इसको कब जो है एबोलिशमेंट इसका हो जाता है, वो अपन भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर देखिए, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे
कि रिवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ मीन्स रिवोल्यूशन के टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई थी, जैसे कि अपन मेनली इसके अंदर प्रिंट के बारे में बात करेंगे। जो मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह, बुक्स होती है, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, उनके आउटकम्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो अपन एवरीडे लाइफ के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट इसमें लास्ट पार्ट है आपका नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम लोग लास्ट सेक्शन के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का एम्परर बनता है और उसके बाद चीज़ें बदलती हैं, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, कई सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग थे, दरअसल हजारों लोग थे, हजारों लोगों ने मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दिया, बेस्टिल पर अटैक कर दिया। ये बेस्टिल नाम की एक जगह है। दरअसल ये क्या था, एक फोर्ट्रेस प्रिजन थी। क्या था ये? फोर्ट्रेस प्रिजन, जहां पर कैदियों को रखा जाता था। देखिए, ये फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टिल एक सिंबल था डेस्पोटिक पावर का। अब ये डेस्पोटिक पावर क्या होता है? डेस्पोटिक मतलब होता है अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड। तो किंग के पास जो पावर्स थी वो अनकंट्रोल्ड थी, और अनकंट्रोल्ड पावर को ये अपन डेस्पोटिक बोलता है, और इसका जो सिंबल था वो था बेस्टिल। इसलिए लोगों ने किस पर अटैक कर दिया? बेस्टिल पर अटैक कर दिया कि ये तो राजा का सिंबल है, या फिर राजा की अनलिमिटेड पावर का सिंबल है, इसको नष्ट कर देना चाहिए, इसको एबोलिश कर देना चाहिए, इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। लोगों ने ऐसा ही किया। तो ये इवेंट कब हुआ था? ये इवेंट हुआ था 14 जुलाई 1789 को। क्लियर? इसको डिमोलिश करने के बाद यहाँ पर एक कमांडर था इस जेल के अंदर, तो इसको मार दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ कैदी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी 7 कैदी थे, उनको यहाँ रिलीज कर दिया गया। फिर इसको डिमोलिश करने के बाद जो छोटे छोटे इसके जो टुकड़े थे, स्टोन्स वगैरह थे, स्टोन के फ्रेगमेंट्स थे, उन फ्रेगमेंट्स को लोगों ने मार्केट में बेचना शुरू किया। कुछ लोग इनको घर पर लेके चले गए, और ये सब करने का रीज़न क्या था कि इस डेस्पोटिक पावर की मेमोरी लोगों के दिमाग में हमेशा रहे, ठीक है ना। क्योंकि जब भी उस स्टोन को देखेंगे, जब भी उसकी सौनीर को देखेंगे, अपन सौनीर मतलब होता है यही कि उसकी मेमोरी, जब भी स्टोन उनके दिमाग में आएगा, फिर उनके सामने आएगा, तो उनको सिर्फ वही दिखेगा, राजा की पावर, डेस्पोटिक पावर। और वो फ्यूचर में भी ऐसा ही चाहेंगे कि साहब कभी भी इस तरह की पावर दोबारा ना आए, मीन्स मोनार्की दोबारा ना आए। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं कि ये जो इवेंट हुआ था बेस्टिल पर अटैक का, इसके बाद फिर कई सारे छोटे छोटे इवेंट्स शुरू हो गए पूरे फ्रांस के अंदर, और इन चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से इसका रिजल्ट जो निकला था फाइनल में, वो था ओवरथ्रोन ऑफ मोनार्की को यहाँ पर ओवरथ्रो कर दिया गया था। मोनार्की एबोलिश हो चुकी थी, और फिर एक नई गवर्नमेंट सेटअप होती है यहाँ पर, जिसको आप कह सकते हैं ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसका क्या सिस्टम था वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया लोगों ने, है ना। वो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन होगा तभी उसका अपन आंसर करेंगे, और तभी आपको मजा भी आएगा पढ़ने का। हम यहाँ के किंग के बारे में जानते हैं कि यहाँ का किंग कौन था। ऑब्वियसली आपको पता होगा, लुई 16 यहाँ का किंग था। तो ये 1774 में यहाँ का राजा बनता है। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1774 एंड ही बिलोंग टू बर्बन फैमिली। ये बर्बन फैमिली का जो जिक्र है ना, वो 10th क्लास में फिर से आएगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर इसकी जो रानी है, क्वीन, उसका नाम है मैरी एंटोइनेट, और ये एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है। ऑस्ट्रिया, प्रशिया आप लोग जानते हैं, ये जर्मन स्टेट्स थे, है ना। तो ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है। और देखिए, जब ये राजा बनता है 1774 के अंदर राजा बनता है, तो इसको जो है पता पड़ता है कि मेरी जो ट्रेजरी है, मेरा जो खजाना है, वो खाली हो चुका है। अब फिर दिमाग में क्वेश्चन कि साहब ये ट्रेजरी खाली होने के पीछे वजह क्या है? ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। ये खजाना खाली क्यों हो चुका था फ्रांस का? उसके पीछे दरअसल बहुत सारे रीजंस हैं। उन रीजंस के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसका आंसर आप लोग इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप समझने की कोशिश करें, और फिर उसको देने की कोशिश करें। तो एम्प्टी ट्रेजरी के पीछे कुछ रीजंस थे। इसमें पहला रीजन आता है, फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की। और देखिए, अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आती थी। ब्रिटिश कॉलोनी थी अमेरिका में 13। इन 13 कॉलोनीज को फ्रांस की हेल्प से अमेरिका से ब्रिटेन से फ्री करवाया गया। मीन्स 13 अमेरिकन कॉलोनीज वर फ्रीड फ्रॉम ब्रिटेन। और ब्रिटेन फ्रांस का क्या था? एक कॉमन एनिमी था, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री करवाने में
यहाँ पर किसी भी तरह की हेल्प अमेरिका ने फ्रांस की नहीं की, बट फ्रांस के ऊपर उल्टा क्या हो गया, कर्जा हो गया, डेट हो गया, और ये डेट था 1 बिलियन लीवर से ज़्यादा। अब लीवर क्या होता है? देखिए, लीवर उस समय फ्रांस की करेंसी थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1794 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तो फ्रांस की करेंसी थी। आगे डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट रीजन तो ये था कि मदद की, और मदद की तो उल्टे उसके ऊपर क्या हो गया, कर्जा। दूसरा, ये जो इसके ऊपर कर्जा हुआ था, लोन इसके ऊपर चढ़ गया था, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता था। जैसे कि आपको पता है कि हर इंटरेस्ट रेट जो है वेरी करती है लोन अमाउंट के ऊपर, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 10%, तो लोन भी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी है, तो ये आपको इसमें चीज़ें काउंट करनी है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर फ्रांस की आर्मी और कोर्ट। पहले अपन आर्मी की डिस्कस करते हैं। यहाँ की आर्मी का जो खर्चा था उसको मेंटेन करना था। कई सारे खर्चे होते हैं आर्मी को मेंटेन करने के, उनको एंड्योर करना था, उनको फाइनेंस करना था। रही बात यहाँ पर जो कोर्ट थी, है ना, जहाँ पर राजा महाराजा वगैरह सब बैठा करते थे, मंत्रीगण वगैरह सब बैठते थे, तो ये कोर्ट बड़ी एक्स्ट्रावेगेंट होती थी, बहुत ज़्यादा खर्चीली होती थी, बड़े ठाट बाट से इसको जो है कंडक्ट किया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर थी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज़ को चलाने का खर्चा भी इसमें बहुत ज़्यादा आता था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से अपन डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है, खजाना है, राजा को पता पड़ता है कि मेरी ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। उसके ये कुछ रीजंस थे, अपन ने डिस्कस किया। रहा सवाल ये है कि अगर फ्रांस की ट्रेजरी अगर खाली हो चुकी है तो फिर क्या करना चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और राजा के पास एक ही ऑप्शन था। वो क्या था कि टैक्सेस को बहुत जल्द इंक्रीज कर दिया जाए। टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, और ये फ्रांस की सिचुएशन को क्या कर देगा, थोड़ा सा हेल्प कर लेगा। बट सवाल क्या है कि लोगों के बारे में फिर क्या टैक्स बढ़ाने से लोगों की लाइफ पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अब अपन समझते हैं कि लोगों ने जो रिवॉल्यूशन किया था उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। देखिए, इन रीजंस में से अभी अपन कुछ रीजंस पढ़े हैं कि राजा अगर टैक्स बढ़ाएगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट आना है लोगों के ऊपर। कितना आएगा, कितने लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, वो अपन फर्दर इस दूसरे पार्ट में चलते हैं इसी वीडियो के, तो बने रहिए। देखिए, अब अपन समझते हैं फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। फ्रांस की सोसाइटी हमें पढ़नी है 18th सेंचुरी की, ठीक है ना। 18th सेंचुरी की फ्रांस की जो सोसाइटी है उसको दरअसल अपन बोलते हैं ओल्ड रिजीम। ये रिजीम का मतलब क्या होता है, दरअसल रूल होता है, रूल, है ना। तो 1789 से पहले, इसमें मैंने लिखा हुआ, मेंशन कर रखा है मैंने, 1789 से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजीम बोलते हैं। तो ओल्ड रिजीम में फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, सोसाइटी अलग अलग एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें जैसे फ्रेंच सोसाइटी जो है यहाँ पर 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड है ना, 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड है। जैसे इसमें फर्स्ट एस्टेट आता है, यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट के अंदर कौन थे, क्लर्जी थे। ये क्लर्जी कौन होता है, ये मेंबर्स ऑफ चर्च आप कह सकते हैं, है ना। जितने भी मेंबर्स होते हैं चर्च के, या फिर जो क्लर्जिकल जो सिस्टम होता है वो सारा पूरा आपका क्लर्जी में आता है, या फिर जो पादरी होते हैं, है ना, पोप वगैरह, तो वो आपके क्लर्जी सारा फर्स्ट एस्टेट में थे। आप इनको पुजारी कह सकते हैं। सेकंड एस्टेट के अंदर थे नोबिलिटी, है ना, नोबल्स वगैरह, जो राजा के अंडर में काम करते थे और इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, लैंड होल्डिंग इनके पास काफी ज्यादा थी। सेकंड यहाँ पर एस्टेट था नोबिलिटी। और थर्ड एस्टेट है यहाँ पर, थर्ड एस्टेट के अंदर वापस 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन वो है जो रिचर हैं, ओके, इसमें आते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स एटसेट्रा। सेकंड इसके अंदर आते हैं पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ओके। थर्ड इसमें है स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स। तो 3 कैटेगरी है। अब अपने को समझना क्या है कि इन तीनों एस्टेट्स में जो मेजर डिफरेंस था, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उसके पीछे रीजन क्या है वो अपने को भी इसमें समझ में आएगा थोड़ा सा। देखिए, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, इन दोनों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। ये प्रिविलेजेस क्या होते हैं, दरअसल कुछ राइट्स होते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं, आप इनको कह सकते हैं।
तो इनको स्पेशल प्रिविलेजेस कौन कौन से मिले हुए थे वो अपन डिस्कस करते हैं। पहली चीज ये कि इन दोनों को ही टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रखा था, टैक्स इनको नहीं देना पड़ता था, इन्हें भी नहीं देना और इनको भी नहीं देना। नोबिलिटी यहाँ पर कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय करती थी, फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय करती थी। अब ये फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होता है? फ्यूडल प्रिविलेजेस के अंदर ये होता है जैसे किंग के अंडर में नोबिलिटी है और इन नोबल्स के अंडर में बड़ी बड़ी जो जमीनें हैं, इन जमीनों के ऊपर काम करने वाले पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स इनके लैंड को कल्टीवेट करेंगे और कई सारी ऑफरिंग्स इनको देते हैं। तो यही है आपके फ्यूडल प्रिविलेजेस, है ना। इसके साथ भी छोटी मोटी चीजें और भी है। तो अब इसमें अपन बात करते हैं कि क्लर्जी और नोबिलिटी को इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। इवन क्लर्जी यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स किससे कलेक्ट करते हैं वो अपन डिस्कस करें। देखिए, क्लर्जी एक टैक्स कलेक्ट करता था जिसको बोलते हैं टाइट्स, है ना। इसमें अलग अलग टैक्सेस को अपन पढ़ने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट इसमें आता है टाइट्स, बड़े ध्यान से समझें। टाइट्स और एक और है इसके अंदर टैग। टाइट्स क्या है? टाइट्स एक ऐसा टैक्स है जिसको क्लर्जी लेंगे, पीजेंट से लेंगे, पीजेंट्स का जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका 1/10 लिया जाएगा, है ना। तो ये 1/10 होता था पीजेंट्स की प्रोड्यूस का, जिसको चर्च को देना था, क्लर्जी को देना था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टेल। ये टेल करके जो है एक डायरेक्ट टैक्स था जिसको स्टेट को देना था, गवर्नमेंट को देना था। दो इसमें ध्यान रखिएगा। थर्ड इसमें आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जो डेली कंजप्शन की जो कमोडिटीज होती है उनके ऊपर टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर सॉल्ट एंड टोबैको, इन दो पर जो टैक्स लगता है वो भी आपका किसमें आएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ टैक्सेस का जिक्र था। रही बात, अपन डिस्कस करते हैं कि ये टैक्स देते कौन थे, है ना। ऑब्वियसली अब एक ही बचा है हमारे पास, तो थर्ड एस्टेट के लोग यहाँ पर टैक्स पेयर थे, उन्हीं को ही टैक्स देना पड़ता था। और इसमें अगर अपन बात करें तो पीजेंट्स, पूरे फ्रांस में जो पीजेंट्स का रेशियो था, प्रोपोर्शन था, परसेंटेज जो था वो 90% था। तो एक कंट्री में 90% लोग अगर पीजेंट्स हैं और उन्हें ही टैक्स देना पड़ रहा है, बाकी सारे प्रिविलेजेस जो एंजॉय किए जा रहे हैं बाय क्लर्जी एंड नोबिलिटी, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा सिचुएशन कैसी उस समय रही होगी। और देखिए, इसमें 90% पीजेंट्री थी, टैक्स इन्हीं को देना है। साथ साथ अगर अपन लैंड होल्डिंग की बात करें तो 60% लैंड ये किसके पास में था? ये क्लर्जी या फिर मेंबर्स ऑफ चर्च, यू कैन ऑल्सो से क्लर्जी और इसके अलावा नोबिलिटी, है ना। तो नोबल्स प्लस क्लर्जी ये दोनों ही 60% ऑफ लैंड को ओन करते थे। इनके कब्जे में 60% वहाँ की जो टेरिटरी है, जो ज़मीन है, वो इनके कब्जे में आती थी। तो ये स्ट्रक्चर देखिए आप, 90% पीजेंट्स हैं और 90% पीजेंट्स के पास मैक्सिमम ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका ऑपोजिट था, इसका रिवर्स था। वहाँ पर 60% जो लैंड थे वो 60% लैंड किसके अंडर में है? यहाँ पर नोबिलिटी एंड क्लर्जी के पास में है। नोबल्स एंड चर्च मेंबर की जो चर्च के जो मेंबर्स हैं उनके पास में। तो ये सब कुछ आज हमने देखा। अब यहाँ पर देखिए, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि ओल्ड रिजिम फ्रांस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटी वगैरह, 1789 से पहले जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बोला जा रहा है। तो 1789 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसको फिर अपन ने ओल्ड रिजिम बोलना बंद कर दिया। ऑब्वियसली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो 1789 में सबसे बड़ा इवेंट हुआ और ऐसा इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इवन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल के अंदर जो हम आइडियल्स फॉलो करते हैं, जो फिलोसॉफीज हम लोग फॉलो करते हैं, दरअसल उनमें से कुछ बेसिक चीज़ें हमारी फ्रांस के इस रिवोल्यूशन से आई। तो बहुत मेजर, बहुत इम्पोर्टेंट एक इवेंट था फ्रांस की हिस्ट्री में, जिसका इम्पैक्ट दुनिया के कई सारी कंट्रीज पर था। तो वो अपन 1 बाय 1 करके जानेंगे। जो भी चैप्टर आएगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का। अगर उसके अंदर डेफिनेटली कनेक्शन होगा तो अपन इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पर। चलिए, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो के लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में डिस्कस किया था कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन बॉक्स में चलते हैं। क्वेश्चन बॉक्स में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया हो, आपको कोई अगर पॉइंट समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझ लें। उसके बाद आप खुद इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल होगा और इवन मेरे लिए भी ये सक्सेसफुल रहेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ किंग्स एम्प्टी ट्रेजरी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसका आंसर कैसे करना है
कि जब ये राजा बनता है, दरअसल लुई 16 जब राजा बनता है तब इसको पता पड़ा कि मेरी ट्रेजरी खाली है। तो ट्रेजरी एम्प्टी होने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं सारे डिस्कस कर चुके हैं अपन, क्लियर। उसके बाद यही आपको लिखना है। ये मार्क्स की अगर बात करें तो कम से कम मेरे हिसाब से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इवन इट कैन ऑल्सो बी अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फ्रेंच सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ओल्ड रिजीम। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है कि ओल्ड रिजीम की जो सोसाइटी और हमने देखा है अभी इंस्टीट्यूशंस, है ना, तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, इन तीनों एस्पेक्ट्स को आपको डिस्कस करना है, क्लियर है। उसके बाद फिर अपन इसमें थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है, व्हाट वर दी टाइट्स, टेल एंड लीवर। देखिए डिफरेंट टर्म्स आपको दी जा सकती है, इन टर्म्स के अंदर में अगर आपको देना चाहता तो दे सकता था इसमें ओल्ड रिजीम, और आप इसका आंसर कर सकते थे आराम से। इस तरह से कुछ टर्म्स आपको दी जा सकती है ना। टाइट्स क्या था हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये टैक्स था, ऑब्वियसली टेल भी यहाँ पर टैक्स है, बट टेल एक डायरेक्ट टैक्स था जिसको स्टेट को देना था। टाइथ क्लर्जी पीजेंट से टैक्स लेते थे और उनका जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 क्लर्जी को देना था, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर लीवर जो है वो फ्रांस की करेंसी है, भूलिएगा, लीवर फ्रांस की करेंसी है। देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की, ब्रिटिश उनको फ्री करवाया, तो अब यहाँ पर फ्रांस के ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया, और वो कर्जा कितना था, 1 बिलियन लीवर से ज़्यादा। तो वहाँ पर जो लीवर था वो लीवर क्या है, दरअसल फ्रांस की करेंसी, क्लियर। तो इस फ्रांस की करेंसी को 1794 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और बस यही सारी चीज़ें थी इसके अंदर, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना जो है आपने सीखा इस वीडियो के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। बने रहिए इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, और 1 बाय 1 करके अपन इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट है आपका, वीडियो वाकई अच्छा लगा हो आपको, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये मेरा हौसला अफजाई करेगा। और साथ साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।